सर्दी के समय में बाजार पर कितना असर हावी रहेगा, बाजार में आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। सुबलक्ष्मी के स्पेशल एडिशन में हम करेंगे ढेर सारे एक्सपर्ट से बात, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। चीन के बाजारों में लगातार बिकवाली के बाद अमेरिकी बाजार में मचा कोहराम। डाउ करीब 550 पॉइंट टूटा। S&P नैस्डैक 3% से ज्यादा कमजोर। यूरोपीय बाजारों में भी गिरावट हावी। चीन के खराब मैन्युफैक्चरिंग PMI आंकड़ों के बाद एशिया के बाजारों में बिकवाली हावी। जापान के बाजार 2% से ज्यादा टूटे। लगातार 8 हफ्तों से कच्चे तेल में गिरावट जारी। नाइमेक्स क्रूड $40 और ब्रेंट $45 तक फिसला। दुनिया भर की बड़ी करेंसीज के मुकाबले डॉलर भी 1% कमजोर। ग्लोबल चिंता के चलते भारतीय बाजार में भी दिखी गिरावट। शुक्रवार को निफ्टी 8300 के नीचे, सेंसेक्स 27,500 के नीचे हुआ बंद। आज भी दबाव के साथ शुरुआत की आशंका। Always the speculation of when and which way the US Fed will act, and it's obvious we have now learned to live in troubled times. ग्लोबल बाजारों में अनिश्चितता के बावजूद वित्त मंत्री अरुण जेटली को भारतीय इकोनॉमी पर भरोसा। कहा ग्लोबल हालात से मुकाबले के लिए है तैयार। एक दशक से ज्यादा के बाद देश में खुला नया प्राइवेट बैंक। बंधन बैंक ने 501 ब्रांच के साथ शुरू किया कारोबार। छोटे और मझौले उद्यमियों को बढ़ावा देने की कोशिश। देश की सबसे बड़ी ऑयल फर्म IOC में आज ऑफर फॉर सेल के जरिए सरकार बेचेगी 10% हिस्सेदारी। 9,500 जुटाने की योजना। और सरकार जल्द शुरू करेगी कॉर्पोरेट टैक्स घटाने की प्रक्रिया। खत्म होने वाली टैक्स छूट की पहली लिस्ट भी जल्द होगी जारी। ग्लोबल बाजार में हालत देख ले। यहां पर हमने देखा क्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी और कोहराम मचा खास तौर से अमेरिकी बाजारों में। क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। आशीष वर्मा हमारे रिसर्च हेड बताएंगे आपको इंटरनेशनल मार्केट की हालत कैसी दिख रही है, साथ ही साथ विदेशी बाजारों के क्यू के चलते भारतीय बाजारों की स्थिति फिर कितनी बिगड़ेगी, जहां पर पिछले सत्र में ही हमने देखा 8300 के लेवल्स के नीचे निफ्टी टिकता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अमेरिकी मार्केट्स वहीं से झटका लगा है और उसके बाद हमने देखा आज एशियाई बाजारों में वो पैनिक सेल की पूरी संभावना दिख रही है और इस लिहाज से भारतीय बाजार भी टूटेंगे। आशीष बताइए क्या बुरी डेवलपमेंट्स रही हैं जिसके चलते इतनी भारी गिरावट हमने देखी अमेरिकी बाजारों में। देखिए, शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में जो ग्लोबल मार्केट से उन्होंने अपने लॉसेज एक्सटेंड करे। आपको याद होगा गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन में वहां पे ग्रोथ को लेकर चिंताएं थी। फेडरल रिजर्व कब ब्याज दरें बढ़ाएगा उसको लेकर अनिश्चितताएं थी, जिसके चलते 2 से 3% पिटाई हुई थी। सिमिलर कंसर्न्स वे कर रही थी फ्राइडे को और तगड़ा करेक्शन अमेरिकन मार्केट्स में 3% से 3.5% का दबाव। दिन भर सस्टेन्ड सेलिंग, दिन के लोज पे जाके अमेरिकन मार्केट्स क्लोज हुए हैं। इस वक्त इनफैक्ट कहना चाहिए एक पैनिक मोड में आपको ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स नजर आएंगे। ग्रोथ को लेकर ग्लोबल ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स एक्सिलरेट हो रही हैं, इसलिए डाउ और नैस्डैक तो करेक्शन टेरिटरी में, यानी कि अपने जो साल के हाईस थे उससे 10% से ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं। तो कहा जा रहा है वो मार्केट्स करेक्शन टेरिटरी, करेक्शन मोड में जा चुके हैं। सबसे बड़ा वॉल्यूम के लिहाज से दिन था शुक्रवार को, जिसके साथ अमेरिकन मार्केट्स में पिटाई हुई है। इनफैक्ट पिछले 4 सालों में सबसे कमजोर हफ्ता अमेरिकन मार्केट्स ने मार्क करा है। इससे पहले इतनी पिटाई 2011 में अगस्त में हुई थी। इनफैक्ट पिछले 5 सालों से मैं डेटा देख रहा था, पिछले 5 सालों में मेरे ख्याल से सिर्फ 4 ही ऐसे इंस्टेंस होंगे जब 400 पॉइंट से ज्यादा डाउ कमजोर हुआ था। तो बहुत तगड़ी पिटाई है। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताएं चीन को लेकर और जनरल निगेटिविटी जो है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में वो वे कर रही है इस समय। और एक और इंटरेस्टिंग बात, लैक ऑफ पॉजिटिव न्यूज है, जिसके चलते कोई मोटिवेट नहीं हो रहा है इस समय खरीदारी करने के लिए। क्या वजह है, मैं आपको 0.5 पॉइंट बताता हूं। चीन को लेकर कंसर्न्स। शांघाई आपको याद होगा फ्राइडे को 4.25% कमजोर हुआ था। वहां का जो मैन्युफैक्चरिंग PMI आया था वो इनफैक्ट 6.5 साल के लोज पे पहुंचा था। जब से चीन की करेंसी डिवैल्यू हुई है, लगातार कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं चीन के हालात को लेकर, और वो सबसे बड़ा दिक्कत की बात है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के लिए। ऑयल दूसरी दिक्कत की बात जो नर्व्स को नर्वस कर रही है लगातार।
ऑयल फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकन क्रूड $40 के नीचे स्लिप हुआ। लगातार 8 हफ्तों से कमजोरी के साथ कच्चा तेल कामकाज कर रहा है और वो दर्शा रहा है कि किस तरह से ग्लोबल ग्रोथ को लेकर इस समय सीरियस कंसर्न्स हैं। इन दोनों कंसर्न्स के अलावा ध्यान रखें पूरी तरह से फेडरल रिजर्व कब मूव करेगा। इस बार जो मिनट्स आए थे जुलाई बैठक के, फिर से असमंजसता, फिर से कंफ्यूजन है और कोई ये पेग नहीं कर पा रहा कि फेडरल रिजर्व एक्चुअली क्या सितंबर में मूव कर पाएगा या दरें बढ़ाएगा या नहीं। उस अनिश्चितता के चलते भी दबाव है। और जब मैं कह रहा था कोई लैक ऑफ पॉजिटिव न्यूज, तो कई सारी बुरी खबरें भी हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री सिप्रास साहब ने रिजाइन कर दिया है। फ्लैश पोल होंगे ग्रीस में, स्नैप पोल जिसे हम कहते हैं, और सितंबर अक्टूबर में होने वाले हैं। उसको लेकर अनिश्चितताएं हैं। कोरियन पेनिनसुला में टेंशन बढ़ गई हैं। दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं, नॉर्थ कोरिया तो वॉर फुटिंग में जा चुका है, तो जियोपॉलिटिकल रिस्क इस बार फिर से एमिनेट होती हुई। और चाइना के स्लो डाउन, इमर्जिंग मार्केट्स में, ब्राजील जैसे मार्केट्स में स्लो डाउन के चलते ध्यान रखें कमोडिटी स्टॉक्स की बहुत तगड़ी पिटाई हो रही है, तो वहां से मूड बिगड़ा है। इनफैक्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट गॉज होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स का। अमेरिका में 29, 28 पे वो लेवल्स पहुंच गए। 25 के ऊपर का कोई भी आंकड़ा कहा जाता है सीरियस फियर की बात करी जाती है, और वो वॉलेटिलिटी इंडेक्स दिखा रहा है किस तरह की कमजोरी है। यूरोप आपकी स्क्रीन पर आएगा क्विकली, वहां पे 3% के आसपास का दबाव था और ये सारे ही पॉइंट्स वहां पे हावी होते हुए नजर आए थे। बीते हफ्ते यूरोप में 5 से 7% का दबाव। एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा मल्टी मंथ लोज पे, ऑब्वियसली आज ये मार्केट्स कामकाज करेंगे। जापान का बाजार निक्केई 5 मंथ के लोज पे। चाइना ने ध्यान रखें संडे को जो इनके पेंशन फंड्स हैं उसका कुछ पार्ट इक्विटी मार्केट में डाइवर्ट करने की मंजूरी दे दी है, तो बिलियंस ऑफ युआन्स ऑफ वहां के इक्विटी मार्केट में फ्लो करेंगे। लेकिन ध्यान रखें मार्केट और इकोनॉमी दो अलग अलग चीजें हैं। इकोनॉमी को लेकर अभी भी कंसर्न्स काफी हैं। एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है 1.25% के आसपास का दबाव इस समय। एसजीएक्स निफ्टी की सेहत हमने देखा है पिछले सेशन में भी काफी खराब थी और भारतीय बाजारों पर भी काफी बुरा असर पड़ा। जो तमाम चीजें आशीष ने कही हैं, द वेरी फैक्ट आने लिए सिर्फ ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ की चिंता नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमी अंडर परफॉर्म करेगी, वहां पर कुछ पॉजिटिव नहीं निकल कर आ रहा है, इसीलिए ज्यादा बाजार टूट रहे हैं। बिल्कुल। और एक और इंटरेस्टिंग बात जो इन सब के बीच में हो रही वो ये कि शायद अब सितंबर में फेड मूव ना करे ब्याज दरें को बढ़ाने को लेकर। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इसे भी नेगेटिव समझा जा रहा है कि इसका मतलब ये कि फेड अब ग्लोबल चिंताओं को लेकर इतना ज्यादा कंसर्न्ड है, इतना ज्यादा चिंतित है कि वो ब्याज दरें बढ़ाने के अपने फैसले को आगे तक टाल सकता है। तो ये सारे संकेत, वो वैसा होता है ना कि जब वक्त आपका बुरा चल रहा हो तो अच्छी खबर भी आपको बुरी नजर आती, तो वही हाल इस वक्त ऐसा लग रहा है मार्केट को कि अगर फेड रेट हाइक नहीं भी करेगा उसे भी बुरा समझा जाएगा। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि चीन की चिंताएं पूरे दुनिया भर पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। जिस तरह का सेल ऑफ होता हुआ दिख रहा है बाजार में वो काफी मुश्किल काम है। अब जहां तक भारतीय बाजारों का सवाल है, हमारे लिए सबसे अहम जो संकेत ग्लोबल मार्केट्स के इस मेल्टडाउन का लेना है हमारे बाजारों पर, वो ये है कि इमर्जिंग फंड्स में जो बिकवाली होगी, इक्विटी में जो बिकवाली होगी, जैसा आशीष कह रहे थे कि अमेरिकी बाजार करेक्शन मोड में आ चुके हैं, 10% के आसपास का करेक्शन, जिसके बाद हम कहते हैं कि बाजार करेक्शन मोड में आ गए। वो करेक्शन होता है, जाहिर सी बात है कि अमेरिकी इन्वेस्टर इक्विटी से पैसा निकालेंगे, वो पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में उनका लगा है वो भी निकलेगा। और जाहिर सी बात है कि इमर्जिंग मार्केट्स के जो स्पेसिफिक फंड्स हैं वो फंड्स, उनका जो शेयर हिंदुस्तान में, वो पैसा भी निकलेगा। और शुक्रवार के सेशन में आपने देखा किस तरह से भारी भरकम बिकवाली 2500 करोड़ के आसपास की कैश मार्केट में होती हुई दिखी है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा, सबसे इमीडिएट जो चिंता का विषय है ग्लोबल मार्केट से, वो फंड्स की बिकवाली है। और ये ETF फंड्स जो पैसा निकालेंगे उसका दबाव बनेगा। तो शॉर्ट टर्म जब तक ये ग्लोबल चिंताएं हैं और जब तक करेंसी स्टेबल नहीं होती, दूसरी बड़ी चिंता करेंसी को लेकर है। और ये करेंसी के जो मूवमेंट है वो बाजार को काफी परेशान कर सकते हैं। और आज अगर 66 के लेवल को रुपया तोड़कर ट्रेड करे कोई बड़ी बात नहीं। तो मुझे लगता है कि मुश्किल भरा वक्त है, ग्लोबल हालात खराब है, और सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी जरूरी है, और वो ये कि इस बार आपको पोर्चुगल, स्पेन, ग्रीस की जितनी चिंता आपने की उससे कहीं ज्यादा चिंता करनी है। उतनी कम चिंता से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार चीन है, ये छोटे मोटे देश नहीं है। पर इनफैक्ट चीन को लेकर ही कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं और जनरल नेगेटिविटी है। अदरवाइज हम अमेरिका से क्यों लेके कह रहे हैं कि मैनिक मंडे होगा, बहुत तगड़ी पिटाई होने वाली है। ध्यान रखें अमेरिकन इकोनॉमी इस बीच बड़ी स्ट्रेंथ दिखा रही है। यूएस होम सेल्स के आंकड़े 2007 से सबसे बेहतर वहां पे घरों की बिक्री हो रही है। एक दशक में वहां पे कार की जो बिक्रीज होती है सबसे बेहतर आंकड़ा वहां पे क्लॉक हो रहा है, तगड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो वो जनरल नेगेटिविटी है। अदरवाइज अमेरिकन इकोनॉमी इस समय बड़े स्ट्रांग स्टेट पे है, हालात लगातार इंप्रूव हो रहे हैं, तो मूड बिगड़ा हुआ है असल में ग्लोबल मार्केट्स का। इनफैक्ट ये जो चाइना की कंसर्न है अनिल, इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। इसका क्यों इतना असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि एक लार्जर कमोडिटी कंजम्पशन नेशन था चाइना, वहां से हमने देखा है दूसरे देशों के साथ काफी ज्यादा कारोबार होता है। तो अगर वहां की इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है,
उसी का असर हम देख रहे हैं और उसी की चिंता बाकी मार्केट्स पर भी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एब्सोल्युटली। और जाहिर सी बात है कि जो कमोडिटीज में इतनी तेज गिरावट हुई, जो सारे के सारे कमोडिटीज बेयर मार्केट में हैं और जो मंदी के साइकिल में आ चुके हैं, उसकी पूरी वजह चीन के बाजार है। दूसरी बात है कि चीन का ग्लोबल ट्रेड में बड़ा हिस्सा है, तो उस लिहाज से कमोडिटीज, करेंसीज, इक्विटी, बॉन्ड्स, हर जगह, इनफैक्ट यूएस ट्रेजरी में सबसे बड़ा इन्वेस्टर चीन ही है। तो जाहिर सी बात है कि ये सारे असर डालने वाले। और आपने देखा भी, कई बार हम देखते थे कि ग्रीस की चिंताओं के चलते हम सब नीचे होते थे और रात को यूएस के बाजार ऊपर हो जाते थे, लेकिन इस बार वैसा नहीं है, क्योंकि चीन इतना बड़ा है कि आप अमेरिका भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि भारतीय बाजारों में एक नेगेटिव रिएक्शन आना तय हो सकता है। एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है, उससे ज्यादा कमजोरी भी हो पॉसिबल है। 8,200 हमारे लिए एक अहम लेवल है, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में बना हुआ है। अब दिक्कत है कि हम उसके नीचे आज खुलेंगे जिस तरह के संकेत अभी दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी अनवाइंडिंग वहां पर होने की संभावनाएं फिर बढ़ जाती है। तो अब आज जो आपको दिक्कत आएगी, वो दिक्कत आएगी कि सेलिंग प्रेशर तेजी करने वाले ट्रेडर्स की पोजीशन का बढ़ेगा। और जब आपको पता है ग्लोबल मार्केट्स पूरी तरह से मुश्किल में है, तो फिर जिनको खरीदना है उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। दिक्कत यह है, तो एक तरफ ईटीएफ्स का सेलिंग प्रेशर, दूसरी तरफ ट्रेडिंग का सेलिंग प्रेशर और तीसरी तरफ बायर्स का नहीं होना, ये बाजारों पर दबाव बनाएगा। तो अब जो 8,200 को तोड़ने के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट रेंज बाजार की दिख रही है, वो आ रही 7,950 से लेकर 8,050 की रेंज में। ये 100 पॉइंट होगा जहां पर शायद बाजार थोड़ा सा जाकर होल्ड करने की कोशिश करे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लेवल्स आज के आज आ जाएं, लेकिन इन लेवल्स के आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो 8,200 का डिसिसिवली टूटना और आज की कमजोर क्लोजिंग के बाद 8,200 के नीचे की क्लोजिंग होना, ये बाजारों के लिए काफी डेंजरस हो सकता है। और संकेत यही दिख रहे हैं कि शुरुआत 8,200 के नीचे ही दिखाएगी। 8,156 के लेवल्स यहाँ पर निफ्टी पर दिखाई दिए हैं, 8,162 के लेवल्स अब आपकी स्क्रीन पर आते हुए। लेकिन ये जो पूरा कोहराम मचा है ग्लोबल मार्केट्स में, किस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया है। हमारे साथ है सोनम मेहता। सोनम, बताइए कितनी गहरी मार पड़ी है ग्लोबल मार्केट्स में पिछले दिनों में? ये पूरा हफ्ता सिर्फ पूरे साल का खराब हफ्ता नहीं रहा है, बल्कि काफी सारे सालों का सबसे खराब हफ्ता कहा जा सकता है। हर एक फ्रंट पे ये साल ग्लोबल मार्केट्स के लिए बहुत ही ड्रामेटिक रहा है। अलग अलग इवेंट्स के कारण बाजार में भारी तरह करेक्शन देखने को मिल रहा है। हमने हर एक बाजार को अपने हाई से करेक्ट करते हुए देखा है। यूएस मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स और नैस्डैक दोनों 10% करेक्ट हो चुके हैं, अपने हाई से भारी गिरावट आती हुई दिखाई दी है। सबसे खराब प्रदर्शन रहा है एशिया बाजार का, जहां पे निकाय 10% करेक्ट हो चुका है। और चाइना मार्केट की हालत बेहद ही खराब रही है, जहां पे शंघाई कॉम्पोजिट 32% करेक्ट हो चुका है। 3,500 के लेवल्स पर आ गया है ये इंडेक्स, जबकि 5,200 पे इसके हाईज बनते हैं। और वही हैंगसेंग के बाजार की भी हालत बेहद ही खराब रही है, जहां पे अपने हाई से ये इंडेक्स लगभग 21% करेक्ट हो चुका है। यूरोप बाजार की बात करें तो एफटीएसई हो, कैक हो या फिर डैक्स हो, हर एक में लगभग 20 से 15% की गिरावट या फिर एक करेक्शन आता दिख गया है। हर एक फ्रंट पे दबाव बना है, चाहे वो चीन बाजार की अनिश्चितता हो या फिर ब्याज दर में बढ़ोतरी के कारण अनिश्चितता हो या फिर जो ग्रीस के डेट क्राइसिस आए, इन सब से ग्लोबल बाजार में एक भारी करेक्शन देखने को मिला है। शुक्रिया आप सोनम उस जानकारी के लिए। इनफैक्ट हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन भारतीय बाजारों में आज पूरे संकेत है कि 8200 के नीचे ही शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में आपकी क्या रणनीति होगी? क्या बाजार खुलते ही आप जमकर बिकवाली करेंगे या फिर निचले लेवल्स पर कुछ खरीदारी के मौके भी देखे जाएंगे? बैंक निफ्टी की ओर से क्या संकेत मिल रहे हैं? कहां पर ज्यादा एक्शन वापस लौटेगा? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कितना सहारा दे पाएंगे? इस सब पर होगी चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं सुबह लक्ष्मी का ये स्पेशल एडिशन। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है और पूरे संकेत है कि भारतीय बाजारों में भी एक ओपनिंग ट्रेड जो रहेगा वो झटके का रहेगा। यहां पर गैप डाउन ओपनिंग के पूरे संकेत एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। 115 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। याद रखिए पिछले सत्र में 8300 पर हम टिक नहीं पाए, 8299 पर जाकर यहां पर दिन की समाप्ति देखने को मिली। एशियाई बाजार आपके सामने, हैंगसेंग जैसा मार्केट
मार्केट 350 पॉइंट नीचे। ताइवान के बाजारों में करीब 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। निकेई भी है जो लगभग 2% टूटा है आज। और ट्रिगर यही है कि अमेरिकी बाजारों में हमने देखा जो फ्राइडे का सत्र था वो बेहद खराब था। 3% तक का एक क्रैकडाउन देखने को मिला और एक चौथा लगातार एक बड़ा फॉल अमेरिकी बाजारों में आता हुआ दिखाई दिया था। अगर आप देखिए पूरी हिस्ट्री में ये सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है ग्लोबल मार्केट्स का। इसका कितना इंपैक्ट भारतीय बाजारों पर पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डेटा पॉइंट्स पढ़ें तो फ्राइडे के सत्र में जहां पर हम 8300 को होल्ड नहीं कर पाए हैं वहां पर एफआईआईज ने बड़े पैमाने पर बिकवाली की है। यहां पर हमने देखा 2341 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज करते हुए दिखाई दिए। इसके सामने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कोशिश की, 1524 करोड़ का पैसा जरूर लगाया है। मेरे साथ हैं अनिल सिंह भी, हमारे मार्केट एडिटर। अनिल, एफआईआईज अगर इतने बड़े पैमाने पर पैसा लगा रहे हैं उसके सामने आप देखिए हमेशा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कुछ सहारा देने की कोशिश करते हैं। क्या वो मददगार साबित रहेगा आज? क्या आपको लग रहा है इस गहरी मार के बीच शायद लोग पॉजिटिव सोचे, देखे कि कहां पर मौके मिल रहे हैं? पॉजिटिव सोचने वाले ढूंढने पड़ेंगे हर्षदा आज के मार्केट में। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इसमें कोई डाउट नहीं कि डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से अच्छी खरीदारी का सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। लेकिन वो काफी नहीं है इस लिहाज से कि डोमेस्टिक फंड्स खरीदारी अपनी लिक्विडिटी के दम पर कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जब जब ग्लोबल मार्केट्स कमजोर होते हैं वो पैसा लगाते हैं, आज भी लगाएंगे। लेकिन क्या वो एफआईआईज की बिकवाली को मैच कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। कैश मार्केट की बात करें तो शायद नहीं, एफआईआईज की बिकवाली का प्रेशर ज्यादा रहेगा। दूसरी बात है कि ग्लोबल मार्केट्स अगर कमजोर होते रहेंगे, करेंसी अगर कमजोर होती रहेगी तो एफआईआईज की बिकवाली का प्रेशर बढ़ेगा और खासतौर से ये उन एफआईआईज की बिकवाली का प्रेशर बढ़ेगा जो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, ईटीएफ्स हैं, इंडेक्स फंड्स हैं या फिर हेज फंड्स हैं, जो अलग अलग एसेट क्लासेस में ट्रेड लेते हैं। शॉर्ट रुपी, लॉन्ग इक्विटी या फिर करेंसी में और साथ में क्रूड में कोई ट्रेड लेंगे या इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलप मार्केट्स में कोई ट्रेड लेंगे, तो आपको पता नहीं होता कि ये जो हेज फंड्स है वो किस तरह का ट्रेड किस पॉइंट पर ट्रिगर करेंगे और किस वजह से करेंगे। क्या रुपया 66 तोड़ने पर कुछ और ट्रिगर होगा, या क्रूड के $40 के नीचे जाने पर कुछ और ट्रिगर होगा, या अमेरिका का बाजार 10% से ज्यादा गिर जाए तो क्या इमर्जिंग मार्केट्स में सेलिंग आएगी। तो इसका अंदाजा लगाना किसी भी आदमी के लिए मुश्किल काम है। तो हेज फंड्स की स्ट्रेटजी पढ़ना मुश्किल काम है और इस तरह के माहौल में हेज फंड्स काफी एक्टिव होते हैं और उनके जो ट्रेड होते हैं वो किसी भी वक्त किसी भी तरह का असर डाल सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कैश मार्केट में बिकवाली का दबाव बरकरार रहेगा। अब तक ऐसे कोई संकेत मैं ये नहीं मानता जिससे ये लगे कि एफआईआईज की तरफ से बहुत जल्दी खरीदारी के आंकड़े आने वाले हैं, पहली बात। लेकिन ये जो कुछ होने वाला है ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म फंड्स की तरफ से होने वाला है। जो लॉन्गर टर्म, लॉन्ग ओनली फंड्स होते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाना होता है लंबी समय के लिए, वो बहुत हेजिंग में विश्वास नहीं करते हैं और वो छोटे मोटे मार्केट के मुंह में विश्वास नहीं करते। वो 5-10 साल के लिए जो पैसा लगाते हैं वो फंड्स ऐसे टाइम पर पैसा लगाने की सोचेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ये एक ट्रेड हो गया। अब वायदा कारोबार में जो ट्रेड है उसके भी अपने असर हैं। तो ऐसे में वायदा कारोबार में अहम आंकड़े टूटने के बाद, अहम लेवल टूटने के बाद कुछ और बिकवाली का प्रेशर, कुछ और हेजिंग का प्रेशर एफआईआईज की तरफ से बढ़ सकता है। तो मुझे दिक्कत भारतीय बाजारों के लिए एक ही लगती है कि रुपए की कमजोरी और एफआईआईज की बिकवाली ये ज्यादा दबाव बनाएगी, बजाय इसके कि हम चीन की चिंताओं से डर कर गिरे। हमें चिंता इस बात की करनी चाहिए कि हमारे यहाँ एफआईआईज कितना बेचेंगे और हमारी करेंसी कितनी स्टेबल रहेगी। इनफैक्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इस पूरे ग्लोबल मार्केट के सेल ऑफ पर कहा है कि भारतीय इकोनॉमी इन अनिश्चितताओं से निपटने के लिए काफी तैयार है, तो हमें शायद इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। Markets across the world, which impact interest rates. You have another economy, not a very large economy by global standards in Europe, which is facing its own crisis. You have always the speculation of when and which way the US Fed will act. And it's obvious we have now learned to live in troubled times. इस बीच एसजीएक्स निफ्टी पर एक नजर डालें तो 8152 के लेवल्स आ रहे हैं, यानी कि 125 अंकों की गिरावट लगभग देखने को मिल रही है। तो धीरे धीरे करके वो मार्केट्स लगातार फिसल रहे हैं। लेकिन अनिल जी, ये जो वित्त मंत्री कह रहे थे कि हमारी स्थिति थोड़ी बहुत बेहतर है, और मेरे ख्याल में जो एक पॉजिटिव है, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव इस समय इंडियन मार्केट्स के लिए है, कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है वो शायद हमारी इकोनॉमी को थोड़ा सा स्टेबल बना रहा है।
भले ही करेंसी मार्केट में हमने देखा हो एक मेजर वॉलेटिलिटी और दबाव है। इसमें कोई डाउट नहीं हर्षदा कि हम बाकी दूसरी इकोनॉमीज के मुकाबले में काफी बेहतर हैं और वित्त मंत्री की इस राय से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि हम वाकई में बेहतर हैं। लेकिन एक चीज जो मैं क्रूड पर आपको कहना चाहता हूं, क्रूड का $100-110 से $50 तक गिरना भारतीय बाजारों के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बेहद फायदे की बात है। लेकिन क्या $50 से $40 की तरफ आना भी उतनी फायदे की बात है? शायद नहीं। और उसकी बड़ी वजह मैं ये समझता हूं कि $50 से $40 आने पर आपको जो $10 का फायदा होता है, उसके सामने आप क्या खो रहे हैं? आप अपनी करेंसी की मजबूती खो रहे हैं, आप ग्लोबल मार्केट्स में एक मेल्टडाउन देख रहे हैं, आप ग्लोबल मार्केट्स में कमोडिटीज में कमजोरी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है एक लेवल से ज्यादा किसी भी एसेट क्लास का गिरना, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा खराब है। तो भारतीय बाजारों को भी उन साइड इफेक्ट्स को भुगतना है। तो ऐसे में क्रूड का गिरना एक लेवल तक ठीक है, एक लेवल के बाद क्रूड का गिरना हमारी कई कंपनियों के लिए भी खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं। आप देखिए ओएनजीसी जैसा स्टॉक अगर अपने टॉप लेवल से इतना जबरदस्त करेक्शन दे चुका है तो इसके पीछे कहीं न कहीं रीजन है। तो मुझे नहीं लगता कि क्रूड का अब और गिरना भारतीय बाजारों के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए कोई बहुत बड़ा फायदा दे रहा है। इसके विपरीत उल्टा इस लेवल के बाद क्रूड का गिरना नुकसान देता हुआ दिख रहा है। तो बेहतर यह है कि क्रूड $45-50 के आसपास या $50-55 के आसपास स्टेबल हो, तो हम ज्यादा उसे एंजॉय कर पाएंगे, बजाय ये कि $40 और $35 की तरफ या $30 की तरफ जिस तरह से सिटी ग्रुप के एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा रहे हैं उधर पहुंचे, तो फिर ये ज्यादा ग्लोबल मंदी की तरफ इशारा करेगा। लेकिन हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और इस वक्त जो सिचुएशन फिस्कल फ्रंट पर हिंदुस्तान की है वो पहली बार ऐसी दिख रही है कि हम काफी मजबूत है। करेंसी डेप्रिशिएट हम भी करना चाहते थे और करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। फर्क और दिक्कत सिर्फ इतनी है कि करेंसी डेप्रिशिएट हम अपने आप नहीं कर पा रहे हैं, ग्लोबल ट्रिगर की वजह से हो रही है और वोलेटाइल होकर या फास्ट हो रही है। जिस स्पीड से धीरे धीरे होनी चाहिए वो नहीं हो रही, इसलिए शॉर्ट टर्म दिक्कतें हैं। लेकिन हाँ, मीडियम टर्म दिक्कतों में या फिर जैसे ही आपको ग्लोबल मार्केट स्टेबल होते हुए दिखेंगे, ये सारी दिक्कतें थोड़ी सी कम होती हुई दिखेगी। इसमें कोई डाउट नहीं, इंडियन मार्केट्स आपको बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, इंडियन इकोनॉमी आपको बेहतर परफॉर्म करती हुई दिखेगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में तो दिक्कतें हैं ही, 1-on-1 कोरिलेशन डेफिनेटली देखना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म दिक्कत का ही असर हम देख रहे हैं कि ये आज SGX निफ्टी 8150 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन निफ्टी 8000 के स्तर को तोड़ सकता है। देखिए, मार्केट ट्रेडर और एक्सपर्ट अतुल सूरी से एक्सक्लूसिव बातचीत इस छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वो क्या सोच रहे हैं मार्केट के टेक्निकल चार्ट्स को देखकर। बने रहिए CNBC आवाज पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिकवाली का असर भारतीय बाजारों पर भी आज देखने के पूरे संकेत मिल रहे हैं। SGX निफ्टी 121 अंक नीचे 8154 पर ट्रेड करता हुआ। इस बीच मार्केट ट्रेडर अतुल सूरी का मानना है कि अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को आई भारी गिरावट के बाद निफ्टी अब 8000 के स्तर भी तोड़ सकता है। वहीं चुनिंदा शेयरों में 5 से 10% की गिरावट भी देखने को मिलेगी। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि लॉन्ग टर्म में बाजार में तेजी का मूव बना रहेगा। Whenever we speak of a meltdown, our mind immediately jogs back to 2008. I don't think the world is going to be that bad. Yes, we may have corrections, whatever, I don't know, it's 5%, 7%, 10%. As I said, those are, about specific charts and specific stocks for someone like me. But I don't think you're going to see a global meltdown per se. I do still think that it's going to be very specific, just as we say bottom up in terms of stocks. I do think that will be bottom up in terms of countries and markets, and I do think that India will stand out, and my optimism flows from the fact of what is happening to global commodities, because one of the biggest beneficiaries of a big global commodity meltdown is going to be India. In the near term, yes, there is a risk of 8,000 breaking because the kind of breakdowns that's happened in the US markets. But I still feel that we are part of a longer bull market, and I do think that, I still hold my targets of 10,460. The time frame has got stretched. There is going to be volatility, but I still think that we are a part of a larger bull market, and people are going to make money. If you're going to trade the medium to long term. Short term, yes, there is going to be pain. There definitely is going to be pain, and you are going to have a knockdown effect. The extent of fall on Friday on the Dow and most global indices will have a knockdown effect on India. To expect that, we are going to stand out or relatively, hold out is not. We are part of a basket, the emerging market basket also, and if you look at the MSCI emerging market indexes, you do see that there has been a breakdown. So I do think that we will feel the knockdown effect. Whether it will go below 8,000 or so is something which you'll have to take up in a measured way.
But what I do think that will stand about India is that it will be a relative. That's something even I saw on Friday. We are going to be relatively outperformers. तो 8000 के लेवल्स भी टेस्ट होंगे इस ग्लोबल सेल ऑफ में। शॉर्ट टर्म में झटका जरूर लगेगा, ये कह रहे हैं अतुल सूरी। आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए एक इंट्राडे ट्रेड के लिहाज से, इस पर हम राय लेकर आएंगे आपके लिए। छोटे से ब्रेक के बाद राकेश बंसल हमारा देंगे साथ। क्या ग्लोबल इकोनॉमी फिर से एक बड़ी मंदी के चंगुल में फंसने वाली है? चीन के बाजारों में लगातार बिकवाली के बाद अब अमेरिकी बाजारों में भी कोहराम इसी की ओर इशारा कर रही है। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार 3.5% तक टूट गए। डाउ जोन्स में करीब 550 पॉइंट का क्रैश आया, जो 2008 के बाद से सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है। कच्चे तेल की कमजोरी भी अब मंदी के एक बड़े खतरे का संकेत बनती जा रही है। नाइमेक्स क्रूड ने 2009 के बाद पहली बार $40 प्रति बैरल का अहम स्तर तोड़ दिया है। दुनिया भर की बड़ी करेंसी से मुकाबले अमेरिकी डॉलर 1% कमजोर हुआ। चीन के संकेत तो काफी भयावह हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग PMI 6.5 साल के निचले स्तर पर फिसल चुका है और इस चिंता में शंघाई कंपोजिट ने करीब 4.25% का गोता लगाया। जापान के बाजार में आज 2.5% की भारी गिरावट पर शुरुआत हुई है। जाहिर है ये सभी संकेत घरेलू बाजार पर भारी जरूर पड़ेंगे। झटका कितना जोर का होगा ये देखना बाकी है। तो यह है फिलहाल बड़ी डेवलपमेंट्स। 2008 के बाद सबसे बड़ी बिकवाली के चपेट में अंतर्राष्ट्रीय बाजार आते हुए अमेरिकी बाजार काफी टूटे और उसका पूरा असर आज एशियन ट्रेड पर दिखता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले देख लेते हैं इस समय की बड़ी खबरें। चीन के बाजारों में लगातार बिकवाली के बाद अमेरिकी बाजार में मचा कोहराम। डाउ करीब 550 अंक टूटा। S&P नैस्डैक 3% से ज्यादा टूटे। यूरोपीय बाजारों में भी भारी गिरावट। चीन के खराब मैन्युफैक्चरिंग PMI आंकड़ों के बाद एशिया के बाजारों में बिकवाली हावी। जापान के बाजार में 2.25% से ज्यादा की गिरावट। शंघाई 3% से ज्यादा टूटा। लगातार 8 हफ्तों से कच्चे तेल में दिख रही है गिरावट। नाइमेक्स क्रूड 40, ब्रेंट $45 पर फिसला। दुनिया भर की बड़ी करेंसीज के मुकाबले डॉलर भी 1% कमजोर। ग्लोबल चिंता के चलते भारतीय बाजारों में भी गिरावट। शुक्रवार को निफ्टी 8300 के नीचे, सेंसेक्स 27,500 के नीचे टिका। आज भी दबाव के साथ शुरुआत की आशंका। Always the speculation of when and which way the US Fed will act, and it's obvious we have now learned to live in troubled times. ग्लोबल बाजार में अनिश्चितता के बावजूद वित्त मंत्री अरुण जेटली को भारतीय इकोनॉमी पर भरोसा। कहा ग्लोबल हालात से मुकाबले करने के लिए है तैयार। एक दशक से ज्यादा के बाद देश में खुला नया प्राइवेट बैंक। बंधन बैंक ने 500 ब्रांच के साथ की शुरुआत। छोटे और मझौले उद्यमियों को बढ़ावा देने की कोशिश। देश की सबसे बड़ी ऑयल फर्म IOC में आज ऑफर फॉर सेल के जरिए सरकार बेचेगी 10% हिस्सेदारी। 9,500 करोड़ जुटाने की योजना। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली है। डाउ 3% टूटा। शंघाई के मार्केट से लगातार खराब खबरें और इस समय जो कंसर्न है कि ग्लोबल इकोनॉमी की चिंता अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चाइनीज इकोनॉमी पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसी का रिपल इफेक्ट आप देखेंगे बाकी देशों में भी दिखाई देगा और उसी की चिंता भारतीय बाजार ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी हावी पड़ रही है। आज आप SGX निफ्टी की हालत देखें तो शुरुआत बेहद कमजोर होने की संकेत मिल रहे हैं। 8150 के आसपास तक के लेवल्स आपके सामने। लगभग 1.5% तक की गिरावट की पूरी संभावना है आज खुलते ही। हमारे साथ हैं RK ग्लोबल के राकेश बंसल, साथ ही CNBC आवाज के रिसर्च हेड आशीष वर्मा। बताइए राकेश, क्या संकेत मिल रहे हैं आपको? कितने गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत हो और उस ओपनिंग ट्रेड में क्या फिर वो अग्रेसिव शॉट लेंगे या फिर आपको लग रहा है जब मार्केट स्टेबल हो फिर नई बिकवाली के लिए उतरे? क्या करेंगे ट्रेडर्स आज? गुड मॉर्निंग हर्षिता, निफ्टी में देखें तो फ्राइडे के सेशन में 8315 का क्रूशियल लेवल था, उसे गैप के साथ मार्केट ने तोड़ा था और काफी मेजर ये नेकलाइन है निफ्टी की। और उसके बाद मार्केट नीचे गिरा था, एक पुल बैक आया था, पुल बैक पे ही बेचना चाहिए था
जिस तरीके से सिंगापुर निफ्टी से इतने खराब संकेत हैं, नीचे इतना गैप डाउन ओपनिंग है, इतना नीचे तो नहीं बेचना चाहिए। निफ्टी में टेक्निकली देखें हर्षिता तो 8000 से लेकर 8050 एक अहम सपोर्ट है और मुझे लगता नहीं है कि ये सपोर्ट टूटेगा। और जो डिक्लाइन जो हमने ब्रेकडाउन देखा है, नेकलाइन जो टूटी है 8315 की, उसके लक्ष्य 8000 से लेकर 8050 के आसपास के आते हैं। जिस तरीके से सिंगापुर निफ्टी से संकेत हैं नीचे मार्केट खुलने के 8150 के अराउंड अगर मार्केट खुलता है तो मेरा ऐसा मानना है उन स्तरों पे बिकवाली नहीं करनी चाहिए हर्षिता। उन स्तरों पे मेरे को लगता है कि आईटी स्पेस के अंदर एक खरीदारी करनी चाहिए बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपना के, क्योंकि एकमात्र जो सेक्टर आईटी सेक्टर है जिसमें चाहे वो फ्रंटलाइन आईटी हो चाहे मिड कैप आईटी हो, अच्छी एक्यूमुलेशन से निकल रहा है। आईटी में इन्फोसिस टीसीएस के पैटर्न्स काफी अच्छे हैं। अगर डिक्लाइन पे कुछ करना है 8150 के अराउंड तो आईटी पे बाइंग करनी चाहिए। अदरवाइज अगर कभी बीच में पुल बैक आता है तो पुल बैक पे बेचना चाहिए, अराउंड 8270 8280 के अराउंड बेचना चाहिए। निचले स्तरों पे तो बाइंग करनी चाहिए। ओके, आप कह रहे हैं कि निचले स्तरों पर खरीदारी करें 8270 के आसपास, शायद वो यहाँ पर फिर से एक पुल बैक में फिर शॉर्ट की पोजीशन ली जा सकती है। टेक्नोलॉजी के अलावा कहीं पर आपको मौके दिख रहे हैं जहां पर तेजी की पोजीशन लेगी, या फिर राकेश आज का फोकस यही रहेगा कि कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा पैसा अब तक बना है और उसे शॉर्ट करें? नहीं हर्षिता, अगर हम तेजी की पोजीशन के लिए देखें तो आईटी स्पेस का जो आईटी सेक्टर है, चाहे फ्रंटलाइन आईटी हो चाहे मिड कैप, एक सेक्टर पॉजिटिव है, बाय ऑन डिक्लाइंस है। एफएमसीजी के अंदर हर्षिता अगर हम देखें तो वहां भी एक पॉजिटिव रुझान है, चाहे वो डाबर हो चाहे वो कोलगेट हो। हम देखें तो मैरिको का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इनफैक्ट अभी तक का जो बिगेस्ट अंडर परफॉर्मर है एफएमसीजी का आईटीसी, वो भी नीचे ऐसा लग रहा है कि एक बेस बना रहा है। मेरे को लगता है गिरावट पर एफएमसीजी और आईटी एकमात्र स्पेस लगता है कि जहां पर रुझान पॉजिटिव है। और सबसे जो खराब सेक्टर हर्षिता लग रहा है वो पीएसयू स्पेस लग रहा है। एंटायर पीएसयू स्पेस के अंदर एक ब्रेकडाउन सा एक डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। निश्चित स्तरों पर अगर कुछ करना हो तो मेरे को लगता है आईटी और एफएमसीजी के अंदर बाइंग करनी चाहिए। शुक्रिया राकेश इस जानकारी के लिए। आईटी एफएमसीजी डिफेंसिव स्टॉक्स पर फिर से जोर दिया जा रहा है, लेकिन इतनी भारी गिरावट क्यों आई है ग्लोबल मार्केट्स में? क्यों हम सुबह सवेरे चर्चा कर रहे हैं कि आज एक मेजर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी? क्या कंसर्न्स है? आशीष हमारे साथ है। आशीष, संक्षिप्त में बता सके हमारे दर्शकों के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है ओवरनाइट? फ्राइडे को ध्यान रखिए ग्लोबल मार्केट्स में एक तगड़ा सेल ऑफ था। थर्सडे को चाइनीज मार्केट ग्लोबल स्लोडाउन का डर था, 2 से 3% कमजोरी थी। फ्राइडे को भी 3% से ज्यादा कमजोरी। डाउ 530 अंक नीचे, 4 सालों में सबसे कमजोर ये सेशन देखने को मिला। वॉल्यूम सबसे तगड़े थे इस पूरे साल में, और इनफैक्ट बीते पूरे हफ्ता जो कमजोरी दिखाई है 4 सालों 4.5 सालों में इतनी ज्यादा कमजोरी अमेरिकन मार्केट्स में देखने को नहीं मिली है। क्यों ये प्रेशर है? और करेक्शन मोड पे आ चुका है, अपने रीसेंट हाई से 10% नीचे है। चाइना को लेकर कंसर्न्स हैं। फ्राइडे को जो फ्लैश पीएमआई आंकड़ा आया था 6.5 साल के लोज पे था, किसी को समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली चाइनीज इकोनॉमी में कितनी दिक्कतें हैं। दूसरा, कच्चा तेल फ्राइडे को $40 के नीचे यूएस क्रूड स्लिप हो गया, लगातार 8वां स्ट्रेट हफ्ता कमजोरी का था। वो दर्शा रहा है ग्लोबल ग्रोथ को लेकर सीरियस कंसर्न्स हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, फेडरल रिजर्व यानी कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक कब ब्याज दरें बढ़ाएगा उसको लेकर अनिश्चितता बाजार को पसंद नहीं आती, वो एक प्रेशर बनाता हुआ। इनके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो दबाव बना रहे हैं इस समय। ग्रीस में स्नैप पोल की बात आ रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां के रिजाइन कर दिया है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को लेकर कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं। जियोपॉलिटिकल रिस्क इस समय एस्केलेट हो रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात कि चाइनीज इकोनॉमी कमजोर, इमर्जिंग मार्केट्स कमजोर हैं, तो कमोडिटी स्टॉक्स की बहुत तगड़ी पिटाई हो रही है। तो अक्रॉस ग्लोब कई सारे कंसर्न्स इस समय वे करते हुए सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस वाला चाइना और ग्लोबल ग्रोथ को लेकर जो स्लोडाउन के सीरियस कंसर्न्स हैं। क्या इंटरनेशनल मार्केट्स की इस मंदी का असर इतना भारी पड़ेगा कि एफआईआईज बड़े पैमाने पर भारतीय बाजारों से और भी पैसा निकालेंगे? ग्लोबल मार्केट्स में हो क्या रहा है और उसका कितना इम्पैक्ट इमर्जिंग मार्केट्स पर पड़ेगा? ईएम कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ और एमडी सैतार फ्रीमैन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। बताइए मिस्टर सैथ, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस इन सीएनबीसी आवाज। हाउ डू यू सी द ग्लोबल chaos or the global mayhem that we've witnessed over the weekend taking shape, and how are emerging markets likely to react to this? Yeah, we had a pretty exciting Friday in the rest of the world. I think we're going to continue to see high volatility basically through the end of this month and the first few days of September. What we observed on Friday, I believe, is partly the result of a lot of people on holiday in the financial services area, and with fewer traders,
we have a lower volume, and that creates greater volatility. Seth, hi, this is Ashish here. We understand China is in pain. We understand, emerging markets are having a tough time. But all this while we were talking about improving fundamentals in US, be it the housing starts data, be it the car sales data. Then what went wrong over this weekend? Why all hell broke loose, sir? I think that what we're seeing is actually just a realization that on a global basis, the economy is slowing down somewhat, and it's kind of odd considering that globally also oil prices have gone down so much, even hitting below $40 a barrel during Friday. I think the big bogey right now is actually China. It's not so much, what is the Fed thinking of doing? Seth, Chinese markets have opened, and the opening tick is nearly 5% down at this point in time. And this is despite the fact that over the weekend, in fact, Sunday, they've announced pension funds can invest in the Chinese equity market, and that's not a small number. They're talking about nearly $500 billion being invested. Despite that, we've seen such a aggressive sell-off as they've opened. Yeah, but the fact that they made a policy announcement in China is, frankly, not a whole lot different than a policy announcement in India. These things don't get implemented, or if they do get implemented, they get implemented very slowly. The problem in China is that the A shares, which is what we're hearing being quoted, in terms of what's up and down so much, are largely unavailable to foreign investors. They're really only available to a few very, very large banks like Goldman Sachs and a few others. And the vast majority of those A shares right now have been bought by retail speculators, many of whom have obtained secured financing against their homes and their businesses and other pieces of property. And so I really think the Chinese government is trying to avoid a situation where these people, because of essentially something similar to a margin call, can't cover it. And there becomes, financial Armageddon. Seth, there's a lot of systemic fear with growing slowdown in China, their concerns mounting. But do we really have a hang of what's actually going out there? Do we actually know the truth? Or is there uncertainty about China, and that's probably weighing more on the global equity markets, on sentiments? Well, all I know is that for the last 3 decades that I've been involved in this, there's a general lack of confidence in any number that comes out of China. But I was recently in mainland China, and I saw more Porsches and Land Rovers than I see in Silicon Valley. So if you walk around and you look around, frankly, the economy looks pretty good. The problem is that just like India, and in particular the PSUs, the Chinese banks also have tremendous quantities of non-performing and distressed assets. And we have a situation that's worse in China because the provincial governments can order the banks to lend to prop up the economy. And these are the kinds of problems that the Chinese government is responding to now. Okay. I mean, basically, if you thought about it, all the banks in China are like Indian PSUs. So I'm guessing perhaps they're going to scramble to try and put in more money into the equity markets to give it some sort of support. And we've seen that happening in the last few weeks, and it's not really helping. Seth, my question to you now is, how will Indian markets react? What is the impact going to be on flows to India? Are we likely to see a lot of funds taking money out to perhaps protect whatever capital they have, or to compensate for all the losses they're making in China at this point in time? Yeah, I think what happens is between concern about currency rates and the rupee declining
and just sort of broadly emerging markets, the sentiment is negative. And, you know, the allocation to India of broad emerging markets funds will cause the market to lose funding, to lose fund flows. But in my opinion, the real problem in India is actually not China and not this current situation. The real problem is issues like MAT, which I understand sounds like it might get resolved, but it's GAR, it's uncertainties about the tax treaty between Mauritius and India, and so forth. And the sad part is that for American investors, U.S. institutional investors, there's a very easy fix. All the Indian government has to do is amend the tax treaty with the United States so that for U.S. investors that pay taxes in India, which we're happy to do, we get a credit against the taxes that are due here in the United States. It's so simple. It's maybe 10 words in the treaty. So it's inexplicable to me that this can't get resolved. Well, it might take time, but thanks so much, Seth, for joining us and taking time out. Seth Freeman कहते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार और खासतौर से चाइना की जो दिक्कत है वो कुछ समय तक हावी रहेगी, उसका नियर टर्म में थोड़ा सा इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर पड़ेगा। ऑफ कोर्स भारतीय बाजारों के लिए जो बड़ी चिंता FII के लिए है वो है जो FII निवेश पर मैट लागू होने पर अब भी यहाँ पर किसी तरह का क्लियर कट गो हेड नहीं आया है या फिर सरकार की ओर से उस पर क्लियर कट डिसीजन नहीं आया है, वो ज्यादा चिंताजनक है। और रिफॉर्म्स में जो थोड़ा बहुत धीमापन देखने को मिला है वो ज्यादा चिंताजनक है कि ग्लोबल मार्केट का सेल ऑफ एक हल्का सा रिएक्शन ही रहेगा, उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। हमारे साथ जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ बिजनेस VK शर्मा, और उनसे समझेंगे आज सुबह सवेरे आप कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं, किस तरह का निवेश करें, क्या आपको वाकई में डिप्स पर खरीदारी करनी चाहिए या फिर ये समय है कि आप चुपचाप देखें स्क्रीन पर क्या हो रहा है और थोड़े समय बाद पैसे लगाने के बारे में सोचें और इस समय पैसा कमिट ना करें। ये सब ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुबह लक्ष्मी CNBC आवाज पर। भारतीय बाजारों में आज कमजोर शुरुआत के पूरे संकेत हैं क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में वो सेल ऑफ है। SGX निफ्टी देखिए 8132 के लेवल पर आ चुका है, अब 150 पॉइंट की गिरावट की ओर इशारा ओपनिंग ट्रेड पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ बिजनेस VK शर्मा। विनोद जी गुड मॉर्निंग। क्लियरली एक खराब स्टार्ट की ओर इशारा है जी। ये जो शुरुआती जो टिक्स हैं शायद मार्केट उससे थोड़ा ज्यादा खराब होता दिखाई दे, लेकिन अंत में जिस तरह से हमने देखा था कि फ्राइडे को बाजार गैप के साथ खुला था, थोड़ा कमजोर हुआ, लेकिन वहां से फिर इसने इंटरडे थोड़ी रिकवरी शुरू की। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज की जो रिकवरी है वो वापस आज फिर लौट के आएगी और इस दौरान के अंदर कोई बाइंग नहीं करनी चाहिए। आप हो सकता है शुरुआती दौर में बेचना नहीं चाहें तो जब रिकवरी आए उसके बाद में बेचें, तो उसको महज इस नॉलेज को इस तरह यूज करें। पोजीशंस बनाने की मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई संभावनाएं हैं, बिकॉज पूरे ग्लोबल मार्केट्स एक ऐसे दौर में हैं जो 200 मूविंग एवरेजेस के नीचे हैं। अगर हम एक निकी को छोड़ दें तो उस तहत यहाँ पे और फर्दर कमजोर की अपेक्षा रहनी चाहिए सेटलमेंट तक। कहां पर ज्यादा मार पड़ सकती है विनोद जी? क्या ये कमोडिटी स्टॉक्स ही लीड करेंगे आज के सेल ऑफ को दोबारा, या फिर जहां पर थोड़ा सा पुल बैक पिछले कुछ दिनों में आया वो फिर मार खाते हुए दिखाई देंगे, मिसाल के तौर पर PSU बैंक्स? मेरे ख्याल से ये जो जिनकी पिटाई हो रही है उनकी पिटाई जारी रहेगी और शायद और तेजी से हो सकती है। उसके तहत मेन रीजन ये कि क्रूड जो गिर रहा है ये हालांकि हमारी इकोनॉमी को बहुत बेहतर करता है, फिजिकल डेफिसिट को कम करता है, लेकिन ये एक द्योतक है इस बात का भी कि ग्लोबल स्लोडाउन आ रहा है। जो फ्री ट्रेड्स हैं वो पिछले 3 सप्ताह में बहुत तेजी से गिरे हैं कंटेनर के, जो चीन से नॉर्दर्न यूरोप जाते हैं, वो भी एक चिंता का विषय है। ऐसे माहौल के अंदर कमोडिटीज का गिरना जारी रहना चाहिए। यहाँ पे वॉटिंग फिशिंग की मेरे ख्याल से अभी कोई जगह नहीं है। हमारे साथ रवि सिंह जुड़ रहे हैं जो बताएंगे कमोडिटी मार्केट्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। रवि बताइए, क्या फिर गोल्ड एक एक्टिव बायबल ट्रेड बन गया है इस सेल ऑफ में? बिल्कुल, यहाँ से अगर अभी देखें तो गोल्ड का एक मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा अभी अपसाइड रह सकता है। एक बार 27,500 से 600 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन
आज के जो रेट है उस पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा ऊपर का रेट है यहाँ पर 27,230 से यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए लोगों को। 26,900 का लेवल तक का लेवल अगर मिलता है तो वहां पर बाय करके चलें। एक बार 27,350 और 27,500 ये रेट आपको जरूर देखने को मिल सकता है। और कच्चा तेल में अभी मंदी है तो एक बार 2700 के लेवल पे यहाँ पे बेच के चलना चाहिए। 2620 से 2650 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। $40 के नीचे अगर जाता है तो एक बार $35 तक का नाइमेक्स में क्रूड आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर कच्चे तेल में बिकवाली का सिलसिला हावी रहेगा। लेकिन गौर करिए कि सोना इस बीच एक एक्टिव ट्रेड के लिहाज से उभर कर आ रहा है और वहां पर शायद और तेजी की पोजीशंस आने की पूरी संभावना दिख रही है। ब्रेक लेते लेते आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की स्थिति क्या है। खासतौर से शंघाई के मार्केट्स जो खुले हैं 5.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 7% तक का लो भी देखा गया खुलते ही और ये लोएस्ट ट्रेड्स है। शेंजिंग कॉम्पोजिट इंडेक्स अकेले ही 6.5% तक की गिरावट दिखा रहा है। तो अक्रॉस द बोर्ड वो जो सेल साइड की पोजीशंस ग्लोबल मार्केट में थी, अब उसका असर आप देखिए। जो सबसे बड़ी कंसर्न इस समय है कि शंघाई की इकोनॉमी या फिर चाइना की इकोनॉमी की हालत और भी बिगड़ रही है और वो उनके इक्विटी मार्केट्स पर भी साफ झलक रहा है। 5% से ज्यादा का नुकसान स्क्रीन पर। यही वजह है कि हम 8135 के लेवल्स पर SGX निफ्टी पर आ गए हैं। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर क्योंकि एक और खास एडिशन हम आपके लेकर आ रहे हैं। बाजार खुलने से आधे घंटे ठीक पहले आज आप देखेंगे चाय पर चर्चा। विनोद शर्मा हमारे साथ हैं। इसके अलावा आशीष वर्मा, अनिल सिंघवी, प्रदीप पांडे आपको बताएंगे कि क्या आप देख सकते हैं मार्केट्स में उभरता हुआ, क्या ट्रिगर्स हैं जो भारतीय बाजार फॉलो करेंगे आगे इस ब्रेक के बाद।